नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन विंग में आपका स्वागत है। जैसे कि कल आपने देखा कि मॉडल आंसर कल आया व्यापम का सहकारिता भर्ती का। उसमें मॉडल आंसर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो विलोपित होने चाहिए थे या फिर जिसके आंसर अलग ही होने चाहिए थे। उनसे संबंधित बहुत से सारे क्वेरीज आए, बहुत लोगों ने मैसेज किया, डीएम किया। तो उन्हीं सभी चीज़ों को मैं यहाँ लेके आया हूँ और आपको दावा आपत्ति करना है। तो किन किन प्रश्नों पर आपको दावा आपत्ति करनी है, इन सभी चीज़ों पर हम एक अच्छे से यहाँ पर वार्ता करेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस है जो विलोपित हो सकते हैं या फिर उसके आंसर चेंज हो सकते हैं, और जो हम दावा आपत्ति करेंगे उसमें किस किस पुस्तकों का प्रमाण लिया जा सकता है ना। उन्हीं सभी चीज़ों के लिए हमारी कंपटीशन विंग की टीम आपके सामने उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें जो रहेगा वो है आपका जो हिंदी का जो क्वेश्चन था उसमें था, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो व और अनुक्त हो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये क्वेश्चन था। और व्यापम ने इसका जो आंसर लिया है, व्यापम ने जो इसका आंसर लिया है वो लिया था आपका ये बराबर का चिन्ह जो था, इसको क्या बोलते हैं, तुल्यता सूचक चिन्ह बोलते हैं, तुल्यता सूचक चिन्ह। अब देखिए जो तुल्यता सूचक चिन्ह है ये कहाँ पे यूज होता है, तुल्यता सूचक जो चिन्ह है वो यूज होता है भैया आपका, ये होता है आपका जैसे कि 3 + 4 = 7। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। लेकिन आंसर में आपका बराबर का चिन्ह तुल्यता सूचक चिन्ह इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा योजक चिन्ह, है ना। योजक चिन्ह इसका आंसर होगा, योजक चिन्ह आंसर होगा। जो इस प्रकार से डैश होता है ना, ये होता, और ऑप्शन में यहाँ पे दिया ही नहीं है। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, अच्छी तरह से आप अगर इसमें दावापत्ति लगा रहे हैं तो ये क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट होगा। अब इसका साक्ष्य क्या है ना, मैं जो बात बता रहा हूँ प्रमाणों के आधार पर बता रहा हूँ, इसके साक्ष्य क्या है। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है एज इट जैसा क्वेश्चन था वैसा ही इसको उतार कर लिया गया था। वो बुक था आपका आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, जो आपकी बुक है वासुदेव नंदन प्रसाद सर जी की बुक है, जो एक जानी मानी मतलब बुक मानी जाती है इंडिया में। तो यहाँ से लिया गया था। देखिए आपको दावापत्ति करनी है तो सबसे पहले आपको क्या ये करना रहता है, सबसे पहले बुक का नाम रहता है, उसका कौन सा संस्करण है ये पूछा जाता है। तो ये 23वां संस्करण है, ठीक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना की ये है। तो इसमें आपका ये आएगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो आएगा वो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो कहाँ से आया है, योजक चिन्ह से आया है। देखिए ये योजक चिन्ह, इसमें क्या बोला गया है, इसमें जो बोला गया है वो क्वेश्चन आया था कि जिन पदों के, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और जिनमें और अनुक्त या लुप्त हो वहां योजक चिन्ह लगाया जाता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका वर्ड है उसी को पुट करके यहाँ पे रखा गया था एज इट, ठीक है। ये अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा तो इसको मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे डाल दूंगा। तो ये योजक चिन्ह होता है, वहाँ पर बराबर का चिन्ह हुआ था। तो इस प्रमाण को आपको ये रखना है, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और जिनमें और अनुक्त हो या लुप्त हो वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसा लिखा है वैसा ही व्यापम के पेपर में उठा के रख दिया गया था। तो यहाँ पे योजक चिन्ह जो डेश का चिन्ह है वो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सीरियसली क्या होगा, विलोपित होगा। दावापत्ति आप लगाइएगा क्योंकि पॉइंटों में आपके मेरिट लिस्ट ऊपर से नीचे होते हैं। देखिए योजक चिन्ह है यहाँ पे दिया गया है, इसी बुक का ही है ना, इसमें यह डेश का चिन्ह लगाया गया है ना, ना कि बराबर का चिन्ह। तो ये क्वेश्चन विलोपित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द हाउसेस आर प्रोटेक्टेड बाय आयरन शूज। तो इसका जो आंसर होता वो इसमें दोनों ऑप्शन थे, इसका हुब्स भी होगा और हुस भी होगा। व्यापम ने किसको लिया है, हुब्स को लिया है, लेकिन इसका आंसर दोनों होता। और इसको प्रमाणों के साथ ये करते हैं, किस में दिया गया है, तो ये लुसेंट की जो बुक है उसमें दिया गया था। जनरल इंग्लिश जो लुसेंट की बुक आती है ये वाला है ना, इसमें दिया गया है। तो देखिए कहाँ पे है, तो ये जो एडिशन है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सा एडिशन है, लेकिन आप लुसेंट की जो बुक है उसमें नंबर एंड नाउन्स वहाँ पे एक चैप्टर है, उसमें जाकर आप इसको पता कर सकते हैं। देखिए कहाँ पे है, ये आपको दिख रहा होगा, ये है हुफ है। हुफ का प्लूरल फॉर्म जो दिया गया है, अगर इसको ये किया जाए ये फटेगा शायद, ये पिक है, एक मिनट देखते हैं। ये हुफ का जो प्लूरल फॉर्म है, हुफ्स भी है यहाँ पे और हुस भी है, दोनों दिया गया है इसमें, लुसेंट की ही बुक में दिया गया है। ओके, तो ये तो क्वेश्चन पूरी तरह से डिलीट होगा, इसमें दावापत्ति आप लगाइएगा। और किस में ये प्रमाण है, तो देखिए दो, एक है आपका द ब्रिटानिका डिक्शनरी, ये वर्ड की फेमस डिक्शनरी है जो इंग्लिश ग्रामर के लिए चलती है ना। जैसे कि आज हम इंडिया में क्या पढ़ते हैं, लुसेंट की बुक पढ़ते हैं, उसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड में जो फॉलो की जाती है इंग्लिश ग्रामर की बुक वो है आपका द ब्रिटानिका डिक्शनरी, ठीक है। इसमें दिया गया है, ये यहाँ पे है, ये हुफ है, हुफ दिया गया है, इसमें लिखा गया है प्लूरल फॉर्म,
हुफ क्या है, नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, हुफ्स भी होता है, और यहाँ पे दिया गया है आल्सो हुफ्स भी दिया गया है, तो यहाँ पर भी ये दोनों दिया गया है, तो सीधे से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये ब्रिटानिका डिक्शनरी है, अगर इसके माध्यम से भी आप दावापत्ती करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और किस में दिया गया है, मैंने एक और गूगल में सर्च मारा तो उसमें भी आ गया है, देखिए, नाउ हुफ्स इज द वन ऑफ द फ्यू वर्ड इज इन इंग्लिश दैट ऑफिशियली एक्सेप्टेड बोथ प्लूरल फॉर्म, क्या क्या बोला है, बोथ प्लूरल फॉर्म्स, more exactly form hooves and hoops are correct and have the same meaning and use the plural of hoop। दोनों का मतलब एक ही होता है और दोनों करेक्ट है, यहाँ पर भी बोला गया है। तो दो क्वेश्चन आपके डिलीट हो सकते हैं जो एकदम साक्ष्य के आधार पर हो सकते हैं, बहुत ही मतलब आप इसमें आपको दावापत्ती करनी ही है, क्योंकि व्यापम में एक पैटर्न है, जो दावापत्ती करेगा वही है हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में कोई केस लगाता है तो उसी के आधार पर ही उसका जो सीट है उसको रिजर्व किया जाता है, हर व्यक्ति के लिए रिजर्व नहीं किया जाता है ना, आपको याद रखनी चाहिए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक जो और क्वेश्चन था जो बहुत ज़्यादा विवादित है ना, जो जीएस का क्वेश्चन था, जो सबका सही हो रहा था, इसमें क्या बोला गया है, अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सही नहीं है बोला है ना, सही नहीं है बोला। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेपण के कारण होता है, बिल्कुल ये सही है ना, ये अवक्षेपण के कारण से होता है, पीएच मान 5 से कम होता है, तो ये 5.6 से होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में 5.6 है इसका मानक, और गीले या सूखे रूप में हो सकता है। ये भी क्वेश्चन, ये भी वर्ड सही है कि अभी तक जितने भी कोचिंग सेंटर है वो बता रहे थे कि गीले या सूखे रूप में, सिर्फ गीले रूप में होता है करके, लेकिन जब मैंने इसको सर्च मारा एनसीईआरटी की बुक में भी देखा तो उसमें लिखा गया है स्पष्ट रूप से, जो अम्ल वर्षा है वो गीले रूप में भी हो सकता है और सूखे रूप में भी हो सकता है। तो इसमें क्या था, ये सही हो रहा था एक कथन और 3 कथन सही हो रहा था, है ना, तो बाकी गलत क्या हो रहा था, सिर्फ 2, और ऑप्शन नंबर 2 में कोई है ही नहीं। देखिए ऑप्शन में 1 एंड 2 है, 2 एंड 3 है, 1 एंड 3 है, और 1 2 3 है, तो ये फिर से क्या होगा, ये क्वेश्चन डिलीट होगा, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक गलत है और ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में सिर्फ 2 वाला ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जो अम्ल वर्षा है वो गीले रूप में भी होता है और सूखे रूप में भी होता है, इसको बताऊंगा मैं कहाँ से लिया हूँ। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अपक्षेपण के कारण से ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक ही होता है यहाँ पे, तो ये तो सिरे से डिलीट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं दिया है। अब इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण यह है भाई कि मैंने इसको गूगल में भी मारा, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पर्यावरण एजेंसी है, उसके ऑफिशियल साइट में भी गया तो उसमें भी लिखा है ना, और इंडिया के जो साइट में है उसमें भी गया, उसमें भी लिखा है, और आपका एनसीईआरटी की बुक में भी गया तो उसमें भी लिखा है कि अम्ल वर्षा है वो ड्राई एंड वेट, सूखे और गीले रूप में दोनों में हो सकती है ना। तो देखिए इसको पहले ये कर लेते हैं, ये यूएसए की साइट है जिसमें है संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी की वेबसाइट है ये, ईपीए, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ऑफिशियल साइट है ये। इसमें जो बताया गया है अम्लीय वर्षा क्या है, तो अम्ल वर्षा या अम्ल जमाव एक व्यापक शब्द है जिसमें सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड जैसे अम्लीय घटकों के साथ किसी भी प्रकार की वर्षा शामिल होती है। गीले या सूखे, देखिए ये वर्ड आ गया, गीले या सूखे रूपों में वातावरण से जमीन पर गिरती है, इसमें बारिश, बर्फ, कोहरा, ओले, यहाँ तक कि अम्लीय धूल, देखिए धूल भी तो क्या होता है, सूखा होता है, अम्लीय धूल भी शामिल है ना। तो ये तो पूरी तरह से आपको साक्ष्य दे रहा है ना कि ये सूखे रूप में भी होता है। ठीक है, ये लिखा गया है आपके, जो गीले या सूखे दोनों रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और आ गया, इसमें एसिड रेन वाला है, एसिड रेन ऐसा ये आपको समझ नहीं आ रहा है, एक्चुअल में ये फट गया है, इसमें भी है, इसको मैं डाल दूंगा तो व्हाट्सअप ग्रुप में ये आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक और साक्ष्य है इसमें, देखिए एक है आपका अर्थ.org, अर्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक सबसे बड़ी पर्यावरण एजेंसी है ये भी, तो उसमें भी लिखा गया, जबकि इसके एक वेबसाइट में गया उसमें भी लिखा है अम्ल वर्षा या अम्ल जमाव परिभाषित एक शब्द है जिसमें सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड अम्लीय घटकों के साथ किसी भी प्रकार की वर्षा शामिल होती है जो बारिश, बर्फ, कोहरा, ओले और धूल सहित गीले या सूखे रूप में, यहाँ पे भी है गीले या सूखे रूप में वातावरण से गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सूखे रूप में भी बता रहा है। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया ये क्वेश्चन, है ना। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो परमानेंट डिलीट ही हो सकते हैं, होंगे ही, है ना, जब आप दावा आपत्ति कर रहे हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो चौथा जो क्वेश्चन है जिसमें डिलीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था, सोसाइटी का निक्षेप बीमा निम्न प्रावधान के अनुसार किया जाता है, यहाँ पे बोला है सोसाइटी, है ना कि सहकारी बैंक। सोसाइटी का किसी भी प्रकार से बीमा नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा, और बीमा जो होता है वो DICGC एक्ट के तहत होता है, और DICGC एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो बीमा होगा वो बैंकों का ही होता है, प्राथमिक सहकारी बैंक है, जिला सहकारी बैंक है, इनका बीमा होता है, सोसाइटी की नहीं होता। मान लीजिए आपके गाँव में कोई सोसाइटी हो तो उसका बीमा होगा क्या, अभी सोचिए,
आपके गांव में कोई ना कोई सोसाइटी होगी ना, या फिर कोई मान लीजिए बड़ी स्तर की कोई सोसाइटी, जिला स्तर की सोसाइटी है, उसका कोई बीमा होता है, उसका पैसा डूबता है तो बैंक आरबीआई उसको प्रोटेक्ट देती है क्या? कभी भी नहीं होता। वो सब रजिस्ट्रार के अंडर में काम करते हैं जो सोसाइटी है। लेकिन सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक ये सभी किसके अंडर में काम करते हैं? आरबीआई के अंडर में काम करते हैं। और आरबीआई की एक संस्था है डीआईसीजीसी, है ना, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1978 को हुई थी, आपने पढ़ा होगा। अब इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण क्या है, देखा आपको बता रहे हैं। देखिए ये डीआईसीजीसी एक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें मैंने गया था तो इसमें लिखा है, सिर्फ लास्ट में देखिए इसमें बोला है Which banks are insured by the DICGC, इसमें लिखा है। इसी के लास्ट में देखिएगा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट इंश्योर्ड बाय द DICGC, स्पष्ट रूप से लिखा है। और क्वेश्चन में हमको सोसाइटी ही पूछा है ना। अगर वहां पे बैंक होता, बैंक निश्चित रूप से होता DICGC एक्ट के तहत, लेकिन यहाँ सोसाइटी तो हो ही नहीं सकता ना। तो जिसको आप वेबसाइट में भी जाकर ये कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये तो खत्म हो गया। अब दूसरी बात है, इसमें जो ऑप्शन दिया था ये, अगर एक्ट के माध्यम से इसको आंसर ले रहा है तो एक्ट के माध्यम से अगर आंसर लेगा तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि धारा नंबर 17 ख में क्या बताया गया है? धारा नंबर 17 ख में ये तीनों प्रावधान दिए गए हैं। अब इसको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, देखिए कहां कहां पे दिया है। ये धारा नंबर 17 का लिया हूं मैंने। इसमें है, बोला गया है धारा नंबर 17 हमें, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इतना पता नहीं। देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को प्रतिसंधाय करने का नवीन बैंकों का दायित्व है। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कोई सहकारी बैंक लिखा ना, ना कि सहकारी सोसाइटी। देखिए सहकारी बैंक जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 क्रमांक 17 सन के अर्थ में अंतर्गत बीमाकृत बैंक हो या फिर समामेलित किया जाए, या जिसके संबंध में समझौते या ठहराव अथवा पुनर्निर्माण अथवा पुनर्गठन की स्कीम मंजूर की गई हो, और डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ता को उस एक्ट की धारा 16 की उपधारा 2 के अधीन भुगतान करने के लिए दायी हो गया हो, यहाँ वह बैंक जिसके साथ ऐसा बीमाकृत बैंक या समामेलन किया गया हो वह नवीन सहकारी बैंक जो ऐसे समामेलन के पश्चात बनाया गया हो, यथा स्थिति बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक का परिस्थितियों में डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन उस सीमा तक तथा उस रीति तक जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट क्रमांक 17 की धारा 21 में निर्दिष्ट की गई है प्रतिसंधाय करने की बाध्यता के अधीन होगी। ये लिखा है। कहीं पे भी सोसाइटी का नाम आया है यहाँ पे? बताइए मेरे को, आया है? कई लोग बोल रहे थे ना डीएम सोसाइटी मतलब बैंक ही होता है। बैंक नहीं होता भैया, सोसाइटी अलग चीज है, बैंक अलग चीज है। ठीक है, आप किसको गुमराह कर रहे हो, है ना। आपका अगर बना नहीं है क्वेश्चन तो आप बोल रहे हो, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे पारदर्शिता के साथ लाया हूँ, जिसका बना भी होगा नहीं बनाया भी होगा वो सबका ये होगा, किसी के साथ अनफेयर, सबके साथ फेयर हो, है ना। मेरा यही उद्देश्य है। कहीं पे आपने सोसाइटी नाम सुना इसमें? यहाँ पे सहकारी बैंक बोला है, सहकारी बैंक, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला गया, सोसाइटी नहीं बोला गया। तो दोनों माध्यम से ये क्वेश्चन क्या होगा? डिलीट होगा। मैंने अभी 7 क्वेश्चन आपके साथ लाया हूँ, इसमें से आपके 4 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से डिलीट हो गए। बाकी जो 3 क्वेश्चन है उसका मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो व्यापम के ऊपर है। 7 क्वेश्चन तो ऐसा किसी भी एग्जाम में डिलीट नहीं होता। देखिए इसमें है एक अल्टा विस्टा का नाम था, है ना। इसमें जो पूछा गया है अल्टा विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया? इसका आंसर व्यापम ने लिया है इतालवी वाक्य जिसका अर्थ है उच्च दृश्य। देखिए उच्च दृश्य तो ठीक है, मैंने भी पढ़ा है इसको, उच्च दृश्य ठीक है, लेकिन ये इटालियन वर्ड नहीं है, इटालियन वर्ड नहीं है। ये क्या है? स्पेनिश वर्ड है। और कहीं स्पेनिश वर्ड है और एक जगह लिखा है पोर्तुगीज वर्ड है और यहाँ पे इतालवी वर्ड लिखा है। तो ये भी आपके संदेह के दायरे में आता है, आप इसमें दावा आपत्ति ठोक सकते हो। देखिए इसका क्या है, इसका प्रमाण क्या है? देखिए मैं बता रहा हूँ। इसमें मैंने जब अल्टा विस्टा का विकीवांड नामक वेबसाइट में गया, है ना, विकीवांड वेबसाइट में गया, ये देखिए एक वेबसाइट है। इसमें जो आया था इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी मतलब होता है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र मतलब उस शब्द की व्युत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये होता है इसका अर्थ इटिमोलॉजी मतलब। तो इसमें बताया गया है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। द वर्ड अल्टा विस्टा इज फॉर्म फ्रॉम द वर्ड्स फॉर हाई व्यू और अपर व्यू इन स्पेनिश। देखिए स्पेनिश अल्टा विस्टा, दस इट कोलोक्युअली ट्रांसलेटेड टू ओवरव्यू। यहाँ पे कभी भी आया इटालियन वर्ड आया, यहाँ पे स्पेनिश वर्ड आया। देखिए इसमें अब ये हुआ आपका विकीवांड पे। अब अल्टा विस्टा का एक है विकीपीडिया के जो वेबसाइट है उसमें भी गया था, इसमें आ रहा है कि बोला है अल्टा विस्टा इज अ सर्च इंजन कंपनी विच इज नाउ ऑन्ड बाय याहू। लेकिन नीचे में लिखा गया है अल्टा विस्टा स्पेनिश एंड पोर्तुगीज एक्सप्रेशन बोला है, यहाँ पे पोर्तुगीज भी आया है।
दैट लिटरेरी मीन्स इज अ व्यू फ्रॉम एबोव, मतलब उच्च दृश्य, ये भी बोल रहा है। अल्टा विस्टा में आल्सो रेफर टू, तो यहाँ पे बोला है स्पेनिश, यहाँ पे भी बोला है स्पेनिश एंड पोर्तुगीज, कहीं पे भी इटालियन वर्ड नहीं है। आप इसको दावा आपत्ति कर सकते हैं ना, जिसका अगर गलत हो रहा होगा तो। ठीक है, कई लोग इसको खगोलीय घटना मार के आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सकाई सोसाइटी के प्रबंध मंडल का कार्यकाल होता है। भगवान जाने इस क्वेश्चन को कहाँ से छापा है, ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। और जो आया तो क्वेश्चन तो फार्म हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन में 5 वर्ष जो नहीं दिया गया है ना, क्योंकि बहुतों ने बोला है कि हमने इसको 5 वर्ष पढ़ा है सर, यहाँ पे 5 वर्ष है नहीं, तो इसका आंसर क्या लिया है व्यापम ने 3 वर्ष। अगर आपके पास कोई ठोस प्रमाण हो तो आप इसमें क्या सकते हो, दावापत्ति लगा सकते हो, है ना। लेकिन मैंने बहुत सर्च करी, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण मेरे को नहीं मिला, इसलिए मैं इसके फेवर में नहीं हुआ। आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जो 7वां क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा विवादित सा रहा कल के मॉडल आंसर में, कृषि गतिविधियों के लिए क्या सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देती है, तो इसका जो आंसर लिया है व्यापम ने, क्या लिया है, डी लिया है, केवल विशेष फसलों के लिए देती है। अब ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया है, कहाँ से क्या किया है, ये तो हमको समझ नहीं आया, है ना। बहुतों ने क्या मारा था, हाँ बिना किसी प्रतिबंध की, क्योंकि सोसाइटी है तो हो सकता है किसी क्षेत्र में दे सकती है, लेकिन ये भी तो हो सकता है जैसे धान का फसल आप बो रहे हो, है ना, और सोयाबीन का फसल बो रहे हो तो सोयाबीन के लिए नहीं देते, प्रायोरिटी किसको देते हैं, धान को देते हैं, ये भी लॉजिक हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप इसको स्पष्ट रूप से दावा आपत्ति रख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितना क्वेश्चन अपन दावा आपत्ति में डिलीट होने के चांस है, तो 4 क्वेश्चन। मैंने 7 क्वेश्चन लाया था, वो 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो दावा आपत्ति में पूरी तरह से क्या हो सकते हैं, आपके डिलीट हो सकते हैं। प्रमाणों के साथ उसमें ये करिएगा, दावा आपत्ति ज़्यादा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दावा आपत्ति करिए, क्योंकि दावा आपत्ति आप नहीं करोगे और हाई कोर्ट जाओगे, आपका 0.25 नंबर से चूक जाता है, 1 नंबर से चूक जाता है ना। तो उसके माध्यम से अगर आप दावा आपत्ति करते हो हाई कोर्ट वगैरह में जाके आगे चल के, तो आपको वो फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपने दावा आपत्ति नहीं किया है और हाई कोर्ट जा रहे हो, तो हाई कोर्ट आपके परिणाम में कोई ये नहीं देता। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के लिए सीट रिजर्व रखा जाता है जिसके लिए, जिसने उसमें दावा आपत्ति किया हो। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, प्रमाणों के साथ मैंने ये किया है। जैसे ये वाला है, योजक चिन्ह वाला गलत ले लिया है ना, योजक चिन्ह वाला गलत लिया है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका ये वाला हुप्स एंड हुप्स वाला लिया है, ये डिलीट होगा ही। ठीक है, उसके बाद जो आएगा आपका एक तीसरा क्वेश्चन है जो अम्ल वर्षा वाला है, वो है आपका सबसे ज़्यादा विवादित, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 2 ही एक मात्रा है जिसमें वो हो रहा है। और चौथा है आपका DICG से एक्ट वाला। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से डिलीट हो सकते हैं। अगर आपने इसका आंसर गलत सही लिया था लेकिन गलत आ रहा है या फिर ये डिलीट होना चाहिए, तो आप इसको निश्चिंत रूप से कर सकते हैं, है ना। कट ऑफ की बात आती है तो कट ऑफ के लिए मैं एक नया वीडियो लाऊंगा जो एनालिसिस बेस्ड पे रहेगा, क्योंकि अभी मॉडल आंसर मुश्किल से 24 घंटे नहीं हुए हैं, तो 24 घंटे में हम बता नहीं सकते कि कितना कट ऑफ जाएगा। लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं कि आपका अकॉर्डिंग व्यायाम के हिसाब से आपका कितना नंबर आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये वीडियो दावा आपत्ति के लिए था, बेस्ड था। ये आपको अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। इतने के लिए कल मिलते हैं। ओके।